Welcome, dear students, and today we are back with the next lecture. There is a lecture number 10 from the chapter Laws of Motion. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से आज के इस लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जहां पर कुछ ब्लॉक्स को स्ट्रिंग के साथ टाई अप कर दिया जाता है और वो ब्लॉक्स एक साथ मूव करते हैं. ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चंस जहां पर ब्लॉक एक साथ मूव करते हैं, ब्लॉक्स टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड दे आर मूविंग टुगेदर. मूविंग टुगेदर का मतलब यहाँ पर क्या है? मूविंग टुगेदर मीन्स दे आर मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन. याद रहे, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जब हम बोल रहे हैं दे आर मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन, इट मीन्स द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज सेम फॉर बोथ द ब्लॉक्स, या जितने भी ब्लॉक्स वहां पर सिस्टम में हैं. जैसे कि यहाँ पर देखो हमारे पास एक स्क्रीन पर डायग्राम है. वी आर हैविंग टू ब्लॉक्स ऑफ मास m1 एंड मास m2. दे आर टाइड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग. ये बीच में एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, और अब हम इनमें से किसी एक ब्लॉक को फोर्स लगाकर इस सिस्टम को खींच कर लेकर जाएंगे. वी आर पुलिंग द सिस्टम. जब इस सिस्टम को खींच कर लेकर जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन में हमसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं. बेटा दो चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमसे यहाँ पर पूछी जाती रहती हैं. नंबर वन इज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड नंबर टू इज टेंशन इन द स्ट्रिंग. ये जो बीच में स्ट्रिंग है इसमें टेंशन डेवलप होएगी ना, दोनों एंड्स से मिडिल पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग की तरफ जो टेंशन आती है. जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये टेंशन बिल्डअप हो गई, ये टेंशन बिल्डअप हो गई. ये दो चीजें हमसे पूछी जाती रहती हैं, एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग. ओके, अभी हम लेकर चलेंगे वाला सिंपल सा केस कि हमारा जो सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस है और वो स्मूथ है. उसके बाद हम इसी चीज को देखेंगे कि अगर दो से ज्यादा ब्लॉक्स हो जाएं तो कैसे करना है, और उसके अलावा अगर सरफेस पर फ्रिक्शन आ जाए तो भी इस क्वेश्चन को कैसे करना है. पहले इस तरह के क्वेश्चंस को पूरा डिटेल से चेक कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि कैसे करना होता है इन क्वेश्चंस को, और फिर लास्ट में इन क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक भी आएगी. और वो शॉर्ट ट्रिक ऐसी कि आप इन क्वेश्चंस को देखते ही सोल्व कर दोगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 10. सो यहाँ पर हमारा टॉपिक नंबर बनने वाला है 16. 15 टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी डन. टॉपिक नंबर 16 क्या बोल रहा है? ब्लॉक्स टाइड विद स्ट्रिंग पुल्ड अलोंग अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो जो पीछे डायग्राम है वही डायग्राम हमारा रहने वाला है. तो कैन वी कॉपी दिस डायग्राम? चलिए डायग्राम हमने कॉपी कर लिया. नाउ लुक एट द डायग्राम केयरफुली. क्योंकि टेंशन बिल्डअप होगी तो टेंशन का डायरेक्शन ये हो जाएगा. सबसे पहला काम होता है फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना, और यहां पर उससे भी पहला काम हम करेंगे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेना. अभी जितने भी क्वेश्चंस आपने पीछे किए हैं टॉपिक नंबर 15 तक, वहां पर हम दो इक्वेशंस बनाते थे नॉर्मली, और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते थे. एक एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए और दूसरा टेंशन कैलकुलेट करने के लिए इन जनरल. अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स का सेम एक्सेलरेशन हो रहा है ना, आप चेक करो. जैसे ही हम इसको यहाँ से ऐसे पुल करेंगे तो क्योंकि पीछे वाला ब्लॉक भी आगे वाले ब्लॉक के साथ एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो क्या जिस एक्सेलरेशन से आगे वाला ब्लॉक जाएगा उसी एक्सेलरेशन से पीछे वाला ब्लॉक नहीं जाएगा. अगर ऐसा किसी भी क्वेश्चन में हो रहा है, ऐसा किसी भी टॉपिक में हो रहा है, तो टॉपिक हो जाता है हमारा बहुत ज़्यादा ईजी. इट मीन्स दोनों ही ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से आगे मूव करेंगे. तो मैं एक्सेलरेशन ए इन दोनों ब्लॉक का एक साथ मेंशन कर रहा हूँ. अब मैं क्या करूँगा, नाउ आई विल कंसिडर द सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स एज वन ब्लॉक ओनली. इसको मैं एक ही ब्लॉक मानूंगा जिसका मास है m1 प्लस m2, और नेट फोर्स कितनी लग रही है? F. एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना बड़ा सिंपल है, क्योंकि नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में. तो आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल्स टू ma इन दिस डायरेक्शन. देखिए आप, यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ जो बोलता है F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन, पूरे सिस्टम के लिए लगाएंगे. पूरे सिस्टम पे लगने वाली बाहर से फोर्स कितनी है? सिर्फ और सिर्फ F है. मास कितना है सिस्टम का? m1 प्लस m2 है. एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है, तो सिंपली एक्सेलरेशन मेरे पास आ चुका है F अपॉन m1 प्लस m2. दिस इज द एक्सेलरेशन. तो अगर आप ध्यान से देखो हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअली ये क्या है? दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम.
ये टोटल फोर्स है, ये टोटल मास है। अगर आप टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास कर दोगे तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन आ जाएगा। ध्यान रखिए कब लगाना है ये फॉर्मूला, जब सिस्टम के सारे पार्ट्स, अभी इस सिस्टम में कितने पार्ट्स हैं, 2 ब्लॉक्स हैं M1 और M2, सारे पार्ट्स एक साथ एक ही डायरेक्शन में एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तब आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। तो अभी जो मैंने ये किया है इसको मैं कर देता हूँ साइड में। भूलना नहीं है इसको। अब देखिए आगे, नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द टेंशन इन दिस ब्लॉक, इन दिस स्ट्रिंग। इसमें टेंशन निकालनी है तो मुझे दोनों ब्लॉक्स के फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पड़ेंगे। सारी आर्ट इन क्वेश्चंस में फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की होती है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा मैं M1 का। M1 का वेट डेफिनेटली नीचे लग रहा है, M1G, उसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा N1। इसको इधर टेंशन लग रही है और ये A एक्सेलरेशन से इसी डायरेक्शन में जा रहा है। क्या और कोई फोर्स लग रही है? नहीं लग रही है। तो क्या मैं इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम से टेंशन कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। देखिए इधर, यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। डायरेक्शन एक्सेलरेशन का लेंगे, लॉ बोलता है नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। क्योंकि अब मैं इस वाले ब्लॉक के लिए लगा रहा हूँ तो इसके ऊपर लगने वाली इस डायरेक्शन में फोर्स सिर्फ और सिर्फ टेंशन है। इसका मास है M1 और एक्सेलरेशन A की वैल्यू ये रही। A की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 से लेकर आऊँगा। द वैल्यू ऑफ A इज F अपॉन M1 प्लस M2। तो द वैल्यू ऑफ A इज F अपॉन M1 प्लस M2। तो क्या टेंशन मेरे पास आ चुका है? यस, M1 F अपॉन M1 प्लस M2 टेंशन मैंने कैलकुलेट कर लिया है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से मैं टेंशन का आंसर दे सकता हूँ। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, जिसमें 2 ब्लॉक्स एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं और एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे जा रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स F। ठीक है, वहाँ पर अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाए तो टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। और उसके बाद किसी भी एक ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम को आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन। टेंशन आ जाएगी। अगर मैं इस वाले ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम को सॉल्व करूंगा तो उसमें 2 स्टेप्स थोड़े ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन आंसर वो भी देगा। और ये आपके लिए टास्क है कि आप इस टेंशन की वैल्यू इसके फ्री बॉडी डायग्राम से भी कैलकुलेट करके मुझे बताएं और कमेंट में आंसर दें कि आपका आंसर ठीक आया, ये सेम आया कि नहीं आया। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम आपकी हेल्प के लिए मैं इसका दे देता हूँ। M2 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है F। देखो पीछे ध्यान से टेंशन लग रहा है, पीछे ध्यान से टेंशन लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसका वेट है M2G और इसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा N2। जब आप इसके ऊपर लगाएंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो आपको लिखना है नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। नेट एक्सटर्नल फोर्स F माइनस T लिखोगे इस बार, इसका मास M2 और एक्सेलरेशन A की वैल्यू यहीं से लेकर आएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से आप T सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि T की वैल्यू यही आ रही है कि नहीं। नहीं आ रही है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें अपना एक्सपीरियंस, और आ गई है तो भी आप एक्साइटमेंट के साथ बता दें कि यू हैव गॉट टू द राइट आंसर। ओके, ये आपके लिए टास्क है एज अ होमवर्क। चलिए, अगर इस तरह के क्वेश्चंस में 2 से ज्यादा ब्लॉक्स आ जाएं, 3 आ जाएं या उससे भी ज्यादा आ जाएं, तो हम इसको कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो अभी हम आज टॉपिक नंबर 16 ही इसकी हेडिंग रखेंगे, लेकिन टॉपिक नंबर 16 में चलिए हम मान लेते हैं कि ये मेरा था पार्ट A और अब मैं करने वाला हूँ पार्ट B। पार्ट B में मैं सीखूंगा, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सपोज यहाँ पर ब्लॉक्स हो गए हैं ज्यादा, M1 tied with the help of a string to another block M2 and tied with the help of a string to another block M3 mass. This system is placed on a smooth horizontal surface. ये सरफेस स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल है, और यहां पर हमने लगा दी है फोर्स F। तो बच्चों ध्यान से देखो इसको कि जब मैं इस फोर्स को लगाऊंगा इधर तो क्या तीनों ब्लॉक एक साथ नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो क्या मैं इनका एक्सेलरेशन एकदम से कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। सपोज इन तीनों का एक्सेलरेशन A है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ यहाँ पर कि एक्सेलरेशन विल बी टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग दैट इज F अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज M1 प्लस M2 प्लस M3। ये एक्सेलरेशन हो गया है, दिस इज द एक्सेलरेशन। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना टेंशन लग रहा है इस वाली स्ट्रिंग में और इस वाली स्ट्रिंग में।
चलिए जो पीछे वाली स्ट्रिंग है उसको मैं बोल देता हूँ कि इसमें टेंशन लग रहा है T1, तो टेंशन विल एक्ट लाइक दिस। और जो आगे वाली स्ट्रिंग है इसमें मैं मान लेता हूँ टेंशन लग रहा है T2, तो टेंशन विल एक्ट लाइक दिस। नाउ आई विल हैव टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑफ ऑल द 3 ब्लॉक्स। अगर मुझे यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करनी है तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले M1 मास वाले ब्लॉक का। M1 वाले मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अच्छी मैं आपको बता देता हूँ कि जिस एंड पर भी फोर्स लग रही है, अगर आप उससे दूसरे वाले एंड से स्टार्ट करते हो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, तो आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। जैसे पीछे भी हमने करा, देखो M2 ब्लॉक वाले एंड पर फोर्स लग रही है, मैंने उससे दूसरे वाले एंड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इजीली सोल्व हो गया, टेंशन आ गया। और अगर आपने इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम से ट्राई करा हो अभी तक टेंशन को कैलकुलेट करना, तो यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ से भी टेंशन का आंसर आता तो है, लेकिन 2 या 3 स्टेप ज्यादा लग रहे हैं, कैलकुलेशन का काम थोड़ा ज्यादा हो गया, टाइम ज्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा इसमें करने के लिए। तो अगर आपको वो अवॉइड करना है कि टाइम ज़्यादा नहीं लगा देना है, यहाँ पर कैलकुलेशन से बचना है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो उसके लिए आई एम टेलिंग यू दैट जिस एंड पर भी फोर्स लग रही है इन रस्सी से बंधे वाले ऑब्जेक्ट्स वाले क्वेश्चंस में, उससे दूसरे एंड वाले ब्लॉक से सोल्व करना शुरू करो, आसानी से सोल्व होगा। देखो अब मैं करता हूँ मास M1 वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। बेटा द रियल आर्ट इज कि अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हो, आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे इस चैप्टर का, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो इधर टेंशन लग रही है T1 लिया है ना हमने, उसके अलावा इसका वेट नीचे लगेगा और नॉर्मल एक्शन मान लीजिए N1 इसको मिलेगा। क्या कोई और फोर्स M1 पे लग रही है? नहीं लग रही है। क्या आप इसका एक्सेलरेशन मार्क कर सकते हो? यस, इसका एक्सेलरेशन A है और उसकी वैल्यू ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, अब क्या मैं यहाँ पर यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कैन आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंशन फ्रॉम दिस फ्री बॉडी डायग्राम? लेट्स सी, देखते हैं। वो बोलता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो भी लग रही है इस ऑब्जेक्ट पर, वो होगा इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन, एंड फोर्स एंड एक्सेलरेशन दे आर इन सेम डायरेक्शन। ये मत भूलना बस कभी भी। ठीक है, अब आगे देखो, एक्सटर्नल फोर्स इस पे कितनी लग रही है? T1। मास इसका कितना है? M1। एक्सेलरेशन कितना है? A की वैल्यू क्या मैं यहाँ से ला सकता हूँ? बिल्कुल ला सकता हूँ। T1 इज इक्वल्स टू M1, A की वैल्यू लिख दूँ अगर, तो F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो देखिए ध्यान से, नीचे आ जाता है हमारा टोटल मास, टेंशन के फॉर्मूले में नीचे आ जाता है हमारा टोटल मास। देखो पीछे भी तो यही था, M1 F अपॉन M1 प्लस M2 क्या था? टोटल मास था इस वाले सिस्टम का। ठीक है ना, तो अभी भी कुछ वैसा सही रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट्स में जो चीज़ें कॉमन होती हैं, जो एक ट्रेंड फॉलो हो रहा होता है, उसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो फिजिक्स सीखना बहुत आसान हो जाता है। अब आगे देखो, अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, कोशिश करते हैं कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे M2 वाले ब्लॉक का। ध्यान से देखो, इसके ऊपर इसका वेट तो लग ही रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड M2G, और नॉर्मल रिएक्शन मान लीजिए इसको मिला N2। हम इस डायरेक्शन को क्यों चेक नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं है, वहाँ से कुछ हमें सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, इसलिए हम उसको चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। दूसरा डायरेक्शन है मेरा ये वाला डायरेक्शन। क्या इस डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं? बिल्कुल लग रही है। ध्यान से देखिए इसको, इधर लग रहा है टेंशन T2 और पीछे की तरफ लग रहा है टेंशन T1। और क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैं इस डायरेक्शन में ही न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊंगा, दैट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। अब देखो, जैसे ही आई एम यूजिंग दिस लॉ, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। किस डायरेक्शन में? एक्सेलरेशन वाले डायरेक्शन में, इस बात को मत भूलना। तो एक्सेलरेशन वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव अगर ले लूँ तो T2 माइनस T1 लिखूंगा ना। अब सोचो, अगर ऑब्जेक्ट इधर ही जा रहा है तो डेफिनेटली T2 फोर्स बड़ी होगी, T1 छोटी होगी। तो आप ऐसे नहीं मान सकते हैं कि बड़ी वाली फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स, या डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में अगर आप जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको फोर्स उसको लिखना है तो पॉजिटिव फोर्स डेफिनेटली वही होगी जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वाली है। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू इसका मास है M2 और इसका एक्सेलरेशन है A, और A की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसको हम लिखेंगे F अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट T2 और T1 की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे। इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2। इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पर T1 की वैल्यू उठाएंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं T1 को इधर ले जाता हूँ। तो M2F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3
और देखो जब T1 इधर आएगा और T1 की वैल्यू हम यहाँ लगाएंगे, तो अब आप ध्यान से देखिए इसको, m2f अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस T1 की वैल्यू m1f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है ना। अब नीचे LCM तो कॉमन ही हो चुका है, m1 प्लस m2 प्लस m3 दोनों जगह पर है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन जैसे आप लोगे यू विल फाइंड आउट कि आंसर आ चुका है m1 प्लस m2 इंटू f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। दिस इज द आंसर फॉर टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। इस वाले स्ट्रिंग की टेंशन T2 कैलकुलेट हो गई है, इस वाले स्ट्रिंग की टेंशन T1 कैलकुलेट हो गई है। इस तरीके से आप स्ट्रिंग्स की टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल मिला है, क्या उस न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले डायरेक्टली याद कर लें? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, लेकिन डायग्राम न्यूमेरिकल में कुछ ऐसे होना चाहिए, मतलब ये फोर्स ऊपर नीचे ना हो जाए और क्वेश्चन में फ्रिक्शन ना हो, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूले भी याद रख सकते हैं। ये फॉर्मूले अगर मेरे पास ब्लॉक 3 से भी ज्यादा आ जाए क्या एप्लीकेबल होंगे? बिल्कुल होंगे। 4 ब्लॉक आ जाएं या 40 आ जाएं तब भी ये फॉर्मूले एप्लीकेबल होने वाले हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, अगर 4 ब्लॉक्स आ जाएं तो क्या मैं ये फॉर्मूले इजीली यूज कर सकता हूँ? चलिए देखिए, सी पार्ट हम करते हैं आज के टॉपिक का और कोशिश करते हैं कि खूब सारे ब्लॉक्स बना लें। M1 फिर एक स्ट्रिंग आ गई है, M2 फिर एक स्ट्रिंग आ गई है, M3 और फिर एक स्ट्रिंग से बंधा है नेक्स्ट ब्लॉक M4। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है बच्चों। और इस बार एक काम कर लेते हैं, फोर्स का डायरेक्शन चलो इधर कर लेते हैं। हर बार चीज़ें एक जैसी नहीं रहती हैं, क्योंकि सारे ब्लॉक्स एक साथ जाएंगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन होने वाला है टोटल फोर्स एक्टिंग, टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये एक्सेलरेशन हो गया F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। नाउ इफ आई नीड टू फाइंड आउट टेंशन, मुझे टेंशन कैलकुलेट करनी है। इस वाली रस्सी की टेंशन मान लो T1 है। टेंशन ऐसे मार्क करेंगे ना हम लोग, लाइक दिस T1 कैलकुलेट करनी है इस वाली रस्सी में टेंशन। अब टेंशन कैलकुलेट करने के लिए देखो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ। आप सोचोगे कि सर ने ये आंसर कैसे लिखा है? T1 इज इक्वल्स टू m4 F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। कैसे आया निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए सबसे पीछे वाले ब्लॉक का और चेक कीजिए कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहाँ पर आया था। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, बेफिक्र रहो। अगर मैं इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करना चाहता हूँ T2, तो क्या मैं T2 का आंसर डायरेक्टली लिख पाऊंगा? ये वही शॉर्ट ट्रिक है जिससे मैं आंसर्स लिख पा रहा हूँ एंड मैं आपके साथ अगले ही मिनट में ये शॉर्ट ट्रिक शेयर करने वाला हूँ। तो m3 प्लस m4 F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ये हो जाएगा इस वाली स्ट्रिंग का टेंशन T2। हो सकता है अभी तक कुछ बच्चों को शॉर्ट ट्रिक का आइडिया लग चुका है। अगर ऐसा है तो क्या आप T3 वाली टेंशन बता सकते हो? अभी वीडियो को पॉज करो और T3 टेंशन का फॉर्मूला लिखो, अगर आपको इस शॉर्ट ट्रिक का थोड़ा सा भी आइडिया लग चुका है। चलिए आपने पॉज करके लिख लिया होगा आंसर। चेक करते हैं कि आंसर क्या है, लेकिन आंसर से पहले चलो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है? यहाँ पर देखो, जिस भी स्ट्रिंग में आपको टेंशन लिखनी है, जिस भी स्ट्रिंग में आपको टेंशन लिखनी है, आपको क्या करना है? उस स्ट्रिंग के पीछे वाला टोटल मास चेक करो। जैसे अभी मुझे ये T3 लिखनी है, तो T3 के पीछे कितना टोटल मास आ चुका है वो चेक करो। T3 के पीछे, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स इधर लग रही है तो पीछे वाला पार्ट ये है, वो चेक करो। तो वो जितना भी टोटल मास है पीछे वाला, तो मैं उसको मास बिहाइंड लिख देता हूं और उसको इस सिस्टम के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करा दो। क्या है ये? ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। आपको टेंशन मिल जाएगी और आपकी टेंशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, माइंड वाली भी और क्वेश्चन वाली भी। अब चेक करते हैं कि T3 कितना आएगा। चलो देखो, इसके अकॉर्डिंग T3 इस वाली रस्सी के पीछे वाला टोटल मास कितना है? m2 प्लस m3 प्लस m4। फोर्स लेग और एक्सेलरेशन कितना है? F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4।
दिस इज गोइंग टू बी द टेंशन P3। आप चाहते हो चेक करना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, चेक करो, इजीली चेक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रहे कि जब भी आपको ये वाला शॉर्ट ट्रिक यूज करना है तो डायग्राम में जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल लगेगी और इसके अलावा फ्रिक्शन नहीं होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। और दूसरे एंड पर भी कोई और फोर्स नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरे एंड पर कोई और फोर्स लग रही है, मान लो F2, इसको F1 कर लेंगे, तो अगर दूसरे एंड पर भी कोई फोर्स लग रही है तो उसकी प्रेजेंस पे क्वेश्चन कैसे करना है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। आज इस तरह से रस्सी से बंधे हुए ब्लॉक्स जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलते हैं, हर तरीके का क्वेश्चन करेंगे इन दिस क्लास। सारे क्वेश्चन सीखेंगे और उनकी कोई शॉर्ट ट्रिक होती है तो वो भी सीखते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं डी पार्ट में कि अगर हमारे पास दोनों साइड से फोर्सेस लग जाएं इस सिस्टम पर, M1, चलिए 3 ब्लॉक्स वाला सिस्टम ले लेता हूं, M2 एंड द थर्ड ब्लॉक इज ऑफ मास M3। सपोज एक फोर्स इधर लग रही है F1 और दूसरी फोर्स इधर लग रही है F2 एंड द सिस्टम इज प्लेस्ड ओवर अ स्मूथ सरफेस। ये स्मूथ सरफेस पे हमारा सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है मुझे कि दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन कितनी आएगी और इस सिस्टम का एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक कितना आएगा। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि F1 फोर्स और F2 फोर्स में से कौन सा फोर्स बड़ा है, क्योंकि जो फोर्स बड़ा होगा एक्सेलरेशन और मोशन का डायरेक्शन उधर ही हो जाएगा, ठीक है। तो लेट अस डिसाइड कि F1 इज ग्रेटर देन F2। अब आपको डिसाइड करना है क्या इन दोनों फोर्सेस के एक्शन में इस सिस्टम के तीनों ब्लॉक्स एक साथ ही मूव करेंगे, एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। इफ द आंसर इज यस, देन एक्सेलरेशन होने वाला है हमारा टोटल एक्सटर्नल फोर्स, वो है F1 माइनस F2। देखो F1 इधर है माइनस F2 अपॉन टोटल मास, दैट इज M1 प्लस M2 प्लस M3। दिस इज द एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब मुझे फाइंड आउट करना है टेंशन, टेंशन इन दिस स्ट्रिंग एज वेल एज टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। इस वाली स्ट्रिंग की टेंशन को मैंने T1 मान लिया, इस तरीके से टेंशन अप्लाई होगी, और इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन को T2 मान लिया और यहाँ पर भी इस तरीके से टेंशन लग रही होगी, ठीक है ना, एंड से मिडल पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग की तरफ। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि सारी कलाकारी फ्री बॉडी डायग्राम की होती है। पहले बनाएंगे ब्लॉक M1 का फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए बनाते हैं ब्लॉक M1 का फ्री बॉडी डायग्राम। फोर्सेस देखते हैं इस पर। टेंशन T1 इधर लग रहा है, एक फोर्स पीछे लग रहा है F2, इसका खुद का वेट M1G डाउनवर्ड और इसके ऊपर लगने वाला रिएक्शन मान लीजिए M1। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इस डायरेक्शन में आपको कुछ नहीं सोचना है। अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन देख लेते हैं, क्या इस डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है, यस हो रहा है, तो एक्सेलरेशन है, यस है, ए है, और वो कैलकुलेट कर चुके हैं। लगाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यही लगाते हैं ना हमारे बार। तो यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन चेक करते हैं क्या आंसर आएगा। क्या हम कोई शॉर्ट ट्रिक इसके लिए भी बना सकते हैं, वो भी देखते हैं। देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन द फोर्स इज T1। चलो पहले मैं आपको फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन, एंड दैट इज T1 माइनस F2 इज इक्वल टू इसका मास है M1 और इसका एक्सेलरेशन है F1 माइनस F2, ये वाला F1 माइनस F2 अपॉन टोटल मास, दैट इज M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। F2 को इधर ले आओ तो T1 इज इक्वल्स टू M1 F1 माइनस F2 अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3, और F2 इधर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। दिस इज द टेंशन एक्टिंग इन दिस स्ट्रिंग T1। मैं T2 डायरेक्टली लिख सकता हूं। यहां पर कैसे लिखूंगा देखो, कैलकुलेट आप लोग करेंगे इस बार। T2 मैं डायरेक्टली लिखूंगा, T2 आने वाला है, मैं थोड़ा इसी से इसको हेल्प लूंगा। यहां से मास बिहाइंड इनटू एक्सेलरेशन, देखो ध्यान से, मास बिहाइंड इनटू एक्सेलरेशन, यही तो है, ये देखो आप, एक्सेलरेशन यही है, मास बिहाइंड इनटू एक्सेलरेशन प्लस द फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो वाली और ऐड कर देनी है। ध्यान से देखो, मास बिहाइंड, अब T2, इस स्ट्रिंग के पीछे कितना मास है, M1 प्लस M2,
इनटू एक्सेलरेशन वो कितना है, F1 माइनस F2 अपॉन टोटल मास दैट इज M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस F2. दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर द टेंशन इन दिस पार्ट. ये टेंशन का आंसर हो जाएगा इस वाले स्ट्रिंग T2. आप चेक करना चाहते हो तो आपको मैं हेल्प कर देता हूं बेटा. फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे M2 का, उस पर सारे फोर्सेस मार्क करेंगे. देखो इधर T2 लग रहा है, इधर T1 लग रहा है, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में A है, नॉर्मल रिएक्शन इसका N2 मान लीजिए जो इसके वेट की वजह से आएगा M2G से. इस डायरेक्शन में कुछ नहीं करना है. सेकंड लॉ आप जब लगाएंगे बिल्कुल ठीक ऐसे ही जैसे यहां पर मैंने लगाया है, तो आपको इक्वेशन मिलेगा T2 माइनस T1 जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है इसका, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन. बस क्या कर देना है, एक ही जगह एक ही वैल्यू उठा लेना और T1 की जगह T1 की वैल्यू उठा लेना. यू विल फाइंड के आपको T2 का आंसर यही मिलेगा. T2 का आंसर अगर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो दोबारा कोशिश करो, आंसर आ जाएगा. आई एम श्योर कि आप लोगों से आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलिए ये आपके लिए हिंट मैंने आपको दे दिया है T2 कैलकुलेट करने के लिए. क्या अब मैं यहाँ से एक और शॉर्ट ट्रिक फ्रेम कर सकता हूँ? देखो शॉर्ट ट्रिक का असली मजा तभी आता है जब आपको डिटेल पता हो सारी. डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक पे जाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे कि क्वेश्चन थोड़ी सी कोई चीज घुमा देगा और आप शॉर्ट ट्रिक लगाओगे, आंसर गलत. शॉर्ट ट्रिक का मजा तभी है जब आपको डिटेल सारी पता हो. अब शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, अब शॉर्ट ट्रिक याद करने में भी मजा आएगा. तो ऐसे केसेस में अगर आपको टेंशन निकालनी है, सपोज चलिए इस डायग्राम को आगे कॉपी कर लेते हैं. देखिए ना, सपोज अब आपको ये वाली रस्सी में टेंशन निकालना है T2, है ना, T2 टेंशन निकालना है. तो आप चेक करो उसके पीछे कितना मास है, उसके पीछे कितना मास है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन तो ये है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज दिस. तो उसके पीछे कितना मास है, M1 प्लस M2 मास है. तो टेंशन का आंसर होगा, देखो ध्यान से, मास बिहाइंड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, जो भी एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम है, and that acceleration of the system is A is equals to F1 minus F2 upon M1 plus M2 plus M3 total mass. ठीक है, तो मास बिहाइंड इनटू एक्सेलरेशन. और उसके बाद आपको क्या कर देना है, एक जो अपोजिंग फोर्स है वो F2 इस मोशन को अपोज कर रही है ना, F2 तो पीछे लगकर, उसे और ऐड कर देना है. ये आपको टेंशन देगा, टेंशन कैलकुलेट हो जाएगा इससे. ठीक है, देखो अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो टेंशन इन द स्ट्रिंग T2, इस वाली स्ट्रिंग में T2 इज मास बिहाइंड कितना है, M1 प्लस M2. एक्सेलरेशन कितना है, F1 माइनस F2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस F. ये आंसर क्या हमने पीछे लिखा है, बिल्कुल लिखा है, ध्यान से देखिए यही लिखा है सेम. तो ध्यान से देख लो एक बार शॉर्ट ट्रिक क्या बोल रही है. दिस इज द शॉर्ट ट्रिक जो अब मैं आपको बता रहा हूं. ये शॉर्ट ट्रिक है. क्या है शॉर्ट ट्रिक, कि जिस भी स्ट्रिंग में आपको टेंशन निकालनी हो उसके पीछे का मास देख लो कि उसके पीछे कितना मास लग रहा है. उसके पीछे जो भी मास है दैट इज द मास बिहाइंड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. और उसके बाद इसमें आप ऐड कर दीजिए एक अपोजिंग फोर्स जो भी लग रहा है. अगर नहीं है तो उसे ऐड नहीं करना है, वो जीरो हो जाएगा फिर. ठीक है, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चंस में टेंशन कैलकुलेट करने के लिए. और बेटा रियल लाइफ में भी तो यही होता है. अगर आप किसी सिस्टम का पार्ट हैं तो उस सिस्टम में जो भी आपके पीछे है वही तो आपको टेंशन देता है. इनफैक्ट जो आपके आगे होता है वो आपकी टेंशन को संभाल रहा होता है. ठीक है ना, यहाँ पर भी देखो यही हो रहा है. इस स्ट्रिंग के पीछे जो भी है वही इस स्ट्रिंग में आने वाली टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. देखो मास बिहाइंड का मतलब क्या है, कि जो भी इस स्ट्रिंग से पीछे है वही इस स्ट्रिंग में आने वाली टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उतना ही मास. आगे वाला मास टेंशन के फॉर्मूले में नहीं आ रहा है यहाँ पर. ठीक है ना, तो ध्यान रखिए मास बिहाइंड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो लग रहा है वो रियल लाइफ में भी लगता है हमारे साथ. ठीक है ना, चलिए अभी क्या इसमें फ्रिक्शन भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. फ्रिक्शन जब आएगा तब कैसे करेंगे क्वेश्चन को, वो थोड़ा सा नेक्स्ट स्टैंडर्ड नेक्स्ट लेवल हो जाता है. लेवल तो हमें अपना इंक्रीज करना ही है. तो चलिए नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन इसी टॉपिक पे देखते हैं. अगर फ्रिक्शन आ जाए तो कैसे करेंगे, और ये आज का लास्ट होने वाला है. इसके बाद जो भी होगा वो आपके लिए होमवर्क में मिलेगा. तो अभी हम डी तक आ चुके हैं. तो ई में मैं फ्रिक्शन भी इंक्लूड करने वाला हूं. तो फ्रिक्शन इंक्लूड करते हैं. चलिए मैं लूंगा 2 ब्लॉक्स
मास m1 एंड दीज टू आर टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। मास m2, नीचे एक सरफेस है और वो सरफेस इस बार स्मूथ नहीं है, बहुत होगा ये स्मूथ सरफेसेस, ये सरफेस है रफ और फोर्स लग गई है मेरे पास इस डायरेक्शन में F। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बता दो और स्ट्रिंग में टेंशन बता दो। मान लो स्ट्रिंग में टेंशन है T, तो वो इस तरीके से लगेगी, यहाँ पर T, यहाँ पर T, दोनों एंड से स्ट्रिंग के मिडल पार्ट्स की तरफ। ठीक है ना, चलिए करते हैं इसको। फ्रिक्शन आएगा तो सरफेसेस इन कांटेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर आएगा, तो देखो मोशन की टेंडेंसी इधर है, तो फ्रिक्शन डेफिनेटली ऐसे लगेगा। इस वाले ब्लॉक पर यहाँ लगेगा, मान लो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है F1, इस वाले ब्लॉक पर लगेगा, मान लो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है F2। अब हमें चेक करना है एक्सेलरेशन, तो पहले हमें चेक करना है कि मोशन हो भी रहा है कि नहीं। देखो बेटा, स्मूथ सरफेस पे आप थोड़ी भी फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट्स मूव कर जाते हैं, लेकिन रफ सरफेसेस पर फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको फोर्स लगानी है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा लगाइए, तभी मोशन होता है। ठीक है ना, अगेन रियल लाइफ में भी तो यही होता है। अगर आपको अपने जीवन की गाड़ी आगे बढ़ानी है तो जो लोग भी आपकी जीवन की गाड़ी को पीछे खींच रहे हैं उनसे तो ज़्यादा फोर्स लगानी ही पड़ेगी, तभी आपकी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। सेम इज द हेयर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, चलो तो हम फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं पहले। अब मैं फ्रिक्शन कैलकुलेट करूंगा तो मुझे फ्रिक्शन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज F इज इक्वल्स टू म्यू एन। जिसको याद नहीं है भैया, मैं तो यही बोलूंगा, फ्रिक्शन की क्लास पे चले जाओ, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट सीख लो। आपको क्लास चाहिए, क्लास अवेलेबल है, आप लिखिए यूट्यूब पर ऊपर सर्च करिए फिजिक्स सीखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, और आपको लेक्चर मिल जाएगा फ्रिक्शन का। वहाँ पर आप फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, फ्रिक्शन आता है तो आइए मेरे साथ अभी इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को करते हैं। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू म्यू एन, ये तो याद ही होगा। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पहले मैं चेक करूंगा टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर कितनी लगेगी एट द मैक्स, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा। तो ये उसी का तो फॉर्मूला है ना, याद है आपको, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू एन। तो हम चेक कर लेते हैं, हम चेक करेंगे F1 कितना है मैक्सिमम, F2 कितना है मैक्सिमम। अगर ये F1 प्लस F2 इस कैपिटल F से कम है तो मोशन होएगा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। ज़्यादा है तो इट मीन्स मोशन नहीं होगा और एक्सेलरेशन 0 आएगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। M1 फ्रिक्शन F1 पीछे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन N1 लगेगा, वेट M1G लगेगा, टेंशन इसको खींच रहा है T इधर लगेगा, ये वाला टेंशन। ठीक है, और अभी एक्सेलरेशन का पता नहीं, आएगा तो इधर आएगा, इतना तो पता है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं M2 का। कैपिटल फोर्स F इधर लग रहा है, टेंशन इधर लग रहा है, फ्रिक्शन भी इधर ही लग रहा है F2, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड M2G लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन N2 लगेगा। अभी एक्सेलरेशन का पता नहीं, लेकिन आएगा तो इधर ही आएगा A। ठीक, अब आप चेक करो ध्यान से, क्या मैं फ्रिक्शन को F1 इज इक्वल्स टू म्यू N1 लिख सकता हूँ? क्या मैं F1 इज इक्वल्स टू म्यू N1 की जगह mg लिख सकता हूँ? mg में भी m1, इसका मास है m1g लिख सकता हूँ। सिमिलरली क्या मैं फ्रिक्शन F2 को म्यू N2 और फाइनली N2, देखो N2 अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है ना, ये हम बहुत पहले कर चुके हैं सब कुछ। ठीक है, तो म्यू M2g होगा, क्योंकि यहाँ पर n इज इक्वल्स टू mg होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेज इक्वल हो जाएंगे क्योंकि देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, अब टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मुझे पता करना है, तो वो आ गया F1 प्लस F2 और वो हो जाएगा म्यू M1 प्लस M2g। ये अब आपको चेक करना है कि ये टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पर लग सकता है, क्या वो इस कैपिटल F से ज़्यादा तो नहीं है? अगर वो इससे ज़्यादा है तो इट मीन्स मोशन नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन 0। लेकिन अगर वो इससे कम रह गया है तो इट मीन्स अब मोशन होगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन टोटल फ्रिक्शन। अब मोशन होगा, और मोशन होगा तो एक्सेलरेशन भी आएगा, और मोशन होगा तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक साथ जाएंगे। तो आप कॉमन एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं उस केस में? तो इफ मोशन इज देयर, अगर मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं, टोटल फोर्स जो लग रही है इस सिस्टम के ऊपर, दैट इज अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन करना है बच्चों, माइनस फ्रिक्शन, वो ये है टोटल फोर्स। टोटल फ्रिक्शन फोर्स इतना है, तो माइनस म्यू
m1 प्लस m2 इंटू जी अपॉन टोटल मास इज m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा मेरा एक्सेलरेशन इस सिस्टम के लिए। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन यही रहने वाला है, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन यही रहने वाला है। F माइनस फ्रिक्शन फोर्स अपॉन टोटल मास, सिंपल है, F माइनस फ्रिक्शन फोर्स अपॉन टोटल मास, ऐसे याद करिए आप इसको। तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, एक्सेलरेशन हो गया है, अगर है एक्सेलरेशन तो F माइनस टोटल फ्रिक्शन फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ये मेरा एक्सेलरेशन है। ठीक है, टोटल फ्रिक्शन फोर्स मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, ये टोटल फ्रिक्शन फोर्स है, इसको F लिख लो। ओके, अब एक्सेलरेशन आ गया है। अब मैं चेक करूंगा इस रस्सी में टेंशन कितनी है। टेंशन चेक करने के लिए मैं इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम को यूज कर सकता हूँ। तो आई विल कॉपी दिस फ्री बॉडी डायग्राम, इसको कॉपी कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। बाहर ट्रैफिक चल पड़ा है, अंदर हम अपनी क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखो, अब ध्यान से देखो आप इसको, मुझे टेंशन कैलकुलेट करनी है ना। टेंशन कैलकुलेट करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करूंगा। एक्सेलरेशन मुझे ऑलरेडी पता चल चुका है। तो देखो अभी यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कहता है नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन, कई बार लिख चुके हैं इसको। नेट एक्सटर्नल फोर्स T माइनस F1 इज इक्वल्स टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। तो क्या T हो जाएगा ma, इसका मास कितना है बच्चों, m1a प्लस F1, ये हो जाएगा कि नहीं। अब आपको क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना है, a का वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर चुके हो, F1 का वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर चुके हो, वो वैल्यू यहां लगाओगे एंड यू विल गेट आउट द गेट टू द फाइनल आंसर, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्या ये फॉर्मूला वही शॉर्ट ट्रिक नहीं है जो मैंने आपको सिखाई है अभी? टेंशन इज इक्वल्स टू मास बिहाइंड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम प्लस द अपोजिंग फोर्स। अभी कितनी है अपोजिंग फोर्स इस पे लगने वाली, F1। ये तो वही शॉर्ट ट्रिक है सर। बिल्कुल बेटा, शॉर्ट ट्रिक ऐसी बताऊंगा जो हर जगह काम आए। ओके, तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको हर जगह काम आने वाली है। अगर अपोजिंग फोर्स नहीं है तो उसको जीरो कर दो, तो आपको शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी ये वाली जो पहले बताई थी, ये बन जाएगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के पीछे भागोगे, फिजिक्स आसान रहेगी, और रट्टाफिकेशन के पीछे जाओगे, फिजिक्स टिपिकल हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे एग्जाम्स में। जाते जाते आज की क्लास में एक होमवर्क दे देता हूँ। बहुत दिन हो गए आपको कोई होमवर्क दिए। आपके लिए बड़ा सिंपल सा होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ कि मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं, M1 मास, दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, M2 मास, और ये दोनों एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे हुए हैं। एंड अभी हमने क्या करना है, इस सिस्टम को इधर मोशन देने के लिए इस डायरेक्शन में हमने अप्लाई कर दिया है एक फोर्स, लेकिन उस फोर्स का डायरेक्शन ऑफ मोशन से किसी एंगल थीटा पर है। ओके, आपको फाइंड आउट करनी है इस स्ट्रिंग में टेंशन और इन दोनों ब्लॉक्स का अपना अपना एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर यू? फाइंड द वैल्यू ऑफ A1, फाइंड द वैल्यू ऑफ A2, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्या आपको हिंट चाहिए? जिन बच्चों को हिंट चाहिए वो आगे देखें, जिन्हें नहीं चाहिए वीडियो को पॉज कर दें। टाटा बाय बाय उन बच्चों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर हिंट चाहिए तो देखो इधर, इसका कंपोनेंट ले लो बच्चों, F cos थीटा इधर जाएगा और F sin थीटा इधर जाएगा। अब दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बना देना, चाहो तो शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई कर देना। शॉर्ट ट्रिक में उसी डायरेक्शन की फोर्स यूज करते हैं, याद है ना, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आता है तो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में आएगा। क्या दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे तो कॉमन एक्सेलरेशन होगा, इन दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप करिए होमवर्क में, अदरवाइज मैं सारा खुद ही सॉल्व कर दूंगा। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि फिलहाल आपकी स्टडीज कैसी चल रही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई भी दिक्कत आ रही है शेयर करें, उस दिक्कत को दूर करने के लिए भी वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे फिर से वापस, और कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिनमें दो ब्लॉक्स एक साथ एक ही डायरेक्शन में एक ही एक्सेलरेशन से मूव करते हैं, लेकिन वो रस्सी से नहीं बंधे होते हैं। वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्टैक्ट फोर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसको सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।